नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक एक नियम के बारे में। एक एक नियम बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इसके बारे में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन जो है उनको हल कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल उठता है कि आखिर हम एक एक नियम जो है वो किसको कहते हैं, यानी कि जो एक एक नियम है वो किसको कहते हैं। कि हमारे पास किसी भी वस्तु का अगर मान दिया गया है, यानी कि निश्चित वस्तुएं हमें दी गई है और उनका मान दिया गया है, तो इस विधि से हम एक वस्तु का मान जो है वो निकाल सकते हैं। यानी कि आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु का मान निकाल सकते हैं। या इसे हम दूसरे अगर शब्दों में गए तो हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होने पर उससे एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाल सकते हैं। यानी कि एक वस्तु के मूल्य से हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु का मूल्य है तो उससे हम जो है वो अनेक वस्तुओं का मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। अनेक वस्तुओं का मूल्य, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये है हमारे पास एक एक नियम। एक एक नियम इस प्रकार का है। तो सबसे पहले एक उदाहरण के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक एक नियम क्या है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ लेते हैं। हमें मान लीजिए दिया गया है कि 5 वस्तुओं का मूल्य जो है हमारे पास 20 रुपये, और हमसे पूछ लिया गया कि आपको बताना है कि 17 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ दे रखी है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम कहेंगे कि 5 वस्तुओं का मूल्य, जो 5 वस्तुओं का मूल्य हमें दिया गया है, का मूल्य कितना दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, ये दे रखा है हमें 20 रुपये। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 वस्तुओं का मूल्य अगर 20 रुपये है तो इसमें 5 वस्तुओं का भाग दे दिया तो एक वस्तु का मूल्य हमारे पास आ जाएगा 4 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास एक वस्तु का मूल्य आसानी से आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 17 वस्तुओं का मूल्य। ठीक है, अब हमें निकालना है 17 वस्तुओं का मूल्य, 17 वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं का मूल्य। अब देखिए कि हम क्या करेंगे कि एक वस्तु का मूल्य हमारे पास 4 रुपये है तो 17 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने एक वस्तु का निकालने के लिए 5 से भाग दिया था, तो यहाँ पे हम अलग कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे 68 रुपये। तो ये हमारे पास होता है एक नियम। एक नियम यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक वस्तु का मूल्य पता है तो हम उससे अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। हमें कुछ एक संबंध दिया गया होगा, उस संबंध से हम एक वस्तु के मूल्य से अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हमें मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो, यानी कि हमें करना था एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी थी। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने किया है कि दी गई वस्तुओं का मूल्य, यानी कि दी गई वस्तुओं का मूल्य, हमें क्या मूल्य दे रखा था वो, और साथ में वस्तुओं की संख्या, यानी कि वस्तुओं की संख्या कितनी थी, वस्तुओं की संख्या। तो ये करने पर हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ कि हमारे पास दी गई वस्तुओं का जो मूल्य था वो था 20 रुपये, और संख्या कितनी थी उनकी 5। तो हमारे पास एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो गया। अब हमें दी गई वस्तुओं का मूल्य भी है हमारे पास। अगर हमें कह दे कि अन्य क्या निकालना है, तो हमने क्या किया है कि जो वस्तुओं का निकालना है, यानी कि जिन वस्तुओं के लिए ज्ञात करना है, उस वस्तु से हमने इसको गुणा कर दिया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब ये हो गई एक एक नियम की बात। अब देखिए, एक एक नियम को हमने 2 भागों के अंदर बांटा है, यानी कि एक एक नियम के अंदर जो इसके उपनियम है वो 2 प्रकार के उपनियम हैं। यानी कि इन दोनों उपनियमों के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हल करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक नियम को ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 उपनियम हैं। सबसे पहला हमारे पास नियम है वो है अनुक्रमानुपाती नियम। इसके अंदर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारे पास इसके नियम के अंदर देखिए स्पष्ट रूप से हमारे पास पता है कि एक ऐसा नियम होता है जिसमें वस्तुओं की मात्रा बढ़ने पर उसका मूल्य भी बढ़ेगा। यानी कि अगर हम कहते हैं कि वस्तुओं की मात्रा हमारे पास बढ़ गई है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है, तो उसके मूल्य के अंदर भी क्या हुई है, बढ़ोतरी होगी। अगर इनके अंदर कमी होती है तो इनमें भी क्या होगी, इस मूल्य के अंदर भी क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों,
कमी हो जाएगी। यानी कि जो अनुक्रमानुपाती नियम कहता है कि समान रूप से वृद्धि हो रही है तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होगी, अगर उसके मान में कमी हो रही है तो उसके मूल्य के मान में भी कमी होगी। किस प्रकार से? यानी कि समान मात्रा बढ़ने पर उसकी जो है मूल्य भी बढ़ेगा, अगर समान मात्रा में उसके में कमी हो रही है तो उसका मूल्य भी घटेगा। तो इसको एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझ लेते हैं, जिससे कि हमें और अच्छे से पता चल जाए। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 6 किलो का मूल्य हमारे पास 24 रुपये है, तो बताइए कि 5 दर्जन किलो का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखिए 5 दर्जन आ गए हैं, तो सबसे पहले आप दर्जन को समझिए कि एक दर्जन के अंदर हमारे पास कितनी इकाई होती है। एक दर्जन के अंदर हमारे पास 12 संख्या होती है, यानी कि किसी भी नग है, कुछ भी है तो 12 संख्या होती है। अब ये कह रहा है कि 5 दर्जन है, 5 दर्जन है, इसका मतलब है कि 5 का मतलब हो गया 12 × 5, यानी कि 60 किलो का मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए किलो की संख्या, हमारे पास कोई वस्तु थी उसकी संख्या बढ़ गई, इसका मतलब है कि उसके मूल्य का मान भी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ से किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 6 किलो का मूल्य, 6 किलो का मूल्य कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है कितना, 24 रुपये। तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे 1 किले का मूल्य, 1 किले का मूल्य किस प्रकार से, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं 24 × 1/6, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4 रुपये। ठीक है, अब हम ये निकाल चुके हैं कि 5 दर्जन किलो का मूल्य इतना है, तो यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं कि 60 किलो का मूल्य कितना होगा, यानी कि 60 किलो का मूल्य, या हम लिख सकते थे कि 5 दर्जन किलो का मूल्य। तो 4 रुपये 1 केले का मूल्य है, तो 60 से इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास इसका मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 240 रुपये। ठीक है, अब आप देखिए कि जब हमारे पास वस्तुओं के मान में हुई वृद्धि, जब हमारे पास वस्तुओं के मान में हुई वृद्धि, तो हमारे पास यानी कि पहले 6 से ये आ गए 60 के अंदर, तो यह देखिए कि मूल्य भी क्या हुआ है, इसका मूल्य के अंदर भी वृद्धि हुई है, मूल्य के अंदर भी वृद्धि हो चुकी है। प्यारे बच्चों ये देखिए कि अगर हमारे पास वस्तुओं के मान में वृद्धि हुई है तो मूल्य के मान में भी वृद्धि हो गई है। किस प्रकार से कि पहले हमारे पास हुई है 60, यानी कि 6 से हो गए 60, यानी वृद्धि हो गई है। इसका मतलब है कि मूल्य भी इनका 24 से 240 हो गया, यानी कि 10 गुना इनकी वृद्धि हो गई है, तो 10 गुना मूल्य भी बढ़ गया है। अब देखिए इसको अनुपात के रूप में किस प्रकार से देख सकते थे। दूसरी विधि यह है हम अनुपात के रूप में, एक और विधि है जो कि है अनुपात के रूप में। इसको अनुपात के रूप में भी देख सकते हैं हम किस प्रकार से कि सबसे पहले देखिए कि 6 जो केले हैं उनका अनुपात है हमारे पास 24 के रूप में, तो 60 का अनुपात किस रूप में होगा, x के रूप में। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6/24 का जो मान है ना वो बराबर है 60/x के। तो यहाँ से हम डायरेक्टली x का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट x का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 60/6 गुणा 24, तो यहाँ से रुपये रकम आ जाएगी 240 रुपये। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे अनुपात और समान अनुपात के अंदर, इसको आसानी से पढ़ लिया होगा आपने। देखिए इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक और के एग्जाम्पल से अनुक्रमानुपाती नियम को स्पष्ट कर लेते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, फिर से हमारे पास इसी प्रकार का क्वेश्चन और आ गया है कि 12 आमों का मूल्य अगर हमारे पास 216 रुपये है तो 2 दर्जन आमों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसमें फिर से देखिए दर्जन का उपयोग किया गया है, यानी कि हमें पता है कि 1 दर्जन का जो मान होता है, हमें क्या पता है कि 1 दर्जन का मूल्य, 1 दर्जन का जो मान है वो किसके बराबर होता है, हमने बात की है वो होता है 12 इकाइयों के बराबर। यानी कि अगर यहाँ पे उपयोग करेंगे तो हम कहेंगे कि 1 दर्जन बराबर है हमारे पास 12 आम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि 1 दर्जन के बराबर है 12 आम। तो यहाँ से देखिए हमें क्या बात करनी है, तो इसको डायरेक्टली बदल सकते हैं कि 12 आम का अर्थ क्या है, यानी कि 12 आम अर्थात हम कह सकते हैं इसको 1 दर्जन आम, 1 दर्जन आम कह सकते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों। अब हमें दे रखा है कि 1 दर्जन आम का मूल्य, अब यहाँ से डायरेक्टली सिद्ध कर सकते हैं, हमें कुछ ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें दे ही रखा है कि 1 दर्जन आम जो है, 1 दर्जन आम का मूल्य कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, वो दे रखा है हमें 216 रुपये। अब आपको इसके अंदर गुणा भाग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 दर्जन आम का मूल्य, 2 दर्जन आम का मूल्य, तो 2 दर्जन आम का मूल्य क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ हो जाएगा 216 गुणा 2,
अब 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 दर्जन का मूल्य तो 216 है। अब हमें 2 का निकालना है तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 432 रुपये। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 432 रुपये हो जाएगा 2 दर्जन आमों का मूल्य। तो यही है हमारे पास जो है वो अनुक्रमानुपाती संबंध। अब देखिए 1 दर्जन आम का मूल्य से ये 2 दर्जन हुआ, यानी कि वस्तुओं के अंदर संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। ये देखिए यहाँ से ये 2 दर्जन था, ठीक है। अब 1 दर्जन से ये क्या हुआ, 2 दर्जन। 1 दर्जन से इसका मान बढ़ा, 2 दर्जन की ओर बढ़ा। तो यहाँ पे 1 दर्जन का मूल्य हमारे पास सबसे पहले कितना था, 216 रुपये था, और यहाँ पे 2 दर्जन का मूल्य कितना आ गया, 432 रुपये। यानी कि यहाँ पे भी मान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यही है हमारे पास जो है नियम है अनुक्रमानुपाती संबंध है। यानी कि जब हम वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है तो इसके साथ साथ मूल्य भी बढ़ेगा, उस वस्तु का मात्र मूल्य भी बढ़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो दूसरा नियम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी ध्यान से देखना और समझना कि क्या नियम ये कहता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले नियम को समझिए, बड़ी बारीकी से समझिए। विलोमानुपाती नियम जो है वो रिवर्स लॉ किस प्रकार का है, इसका विपरीत उल्टा होगा जो हमने अनुक्रमानुपाती के अंदर पढ़ा था, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं। 2 राशियाँ विलोमानुपाती होती है यदि एक राशि में अगर हम वृद्धि करते हैं तो दूसरी राशि के अंदर कमी होगी। यानी कि अगर हम एक राशि के अंदर वृद्धि कर रहे हैं तो दूसरी राशि घटेगी, अगर हम पहली राशि के अंदर कमी करेंगे तो दूसरी राशि बढ़ेगी। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा किस चीज़ के अंदर देखने को मिलता है, सबसे पहले देखिए, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, वाहन की चाल बढ़ा देते हैं, वाहन की चाल हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। बढ़ाने पर तो दूरी में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, हमें कम लगेगा। यानी कि बढ़ाने पर दूरी तय करने में कम समय लगेगा। यही चीज़ है ना कि अगर हमने किसी कार की स्पीड बढ़ा दी है, किसी वेग बढ़ा दिया है उसका गाड़ी का, तो उसको कम समय लगेगा। यही चीज़ है ना। अब दूसरी ये चीज़ आपने काफ़ी अक्सर देखा होगा कि अगर हम मज़दूरों की संख्या बढ़ा दें, मज़दूरों की संख्या बढ़ाने पर, तो अगर हम मज़दूरों की संख्या बढ़ा देते हैं तो उस कार्य को करने में कम समय लगता है, यानी कि काम काफ़ी तेज़ी से होता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी का घर निर्माण हो रहा है, अगर उसके अंदर जो मज़दूर है, जो श्रमिक है, उनकी अगर मात्रा ज़्यादा है तो वो काम बड़ी जल्दी होता है। यानी कि बढ़ाने पर हमारे पास क्या होगा, काम कम समय में समाप्त हो जाएगा, काम कम समय में समाप्त होगा। ये चीज़ है ना, समाप्त होगा, यानी कि कार्य बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एक और एग्जांपल को अगर लें तो हम ले सकते हैं कि अगर हम हवा और धूप की मात्रा अगर अधिक होती है तो हमारे जो सुखाए हुए धूप के अंदर कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा आपने देखो, अगर गर्मियों के दिनों में जो है वो काफ़ी तेज़ धूप आती है, जिसके कारण जो गर्मियों के दिनों में है वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगर हम सर्दियों की बात करें तो उसके अंदर कम धूप मिल पाती है, जिसके कारण जो कपड़ों को सूखने में समय लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास होगी जिनका हम दैनिक जीवन में उदाहरण ले सकते हैं, जो कि विलोमानुपाती नियम के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले इनके लिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे विलोमानुपाती नियम की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, अब वही चीज़ नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास कि 12 श्रमिक, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि गलती कर दें कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लें कि एक कार्य को 5 आदमी 10 दिन के अंदर कर सकते हैं, तो अगर हम पूछें कि एक मजदूर कितने दिन में करेंगे तो काफ़ी बच्चे इसको काट पीट के कह देंगे कि सर 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सोचिए इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लिए एक उदाहरण लेते हैं कि अगर 5 जो मजदूर हैं वो किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो एक मजदूर जो है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पे x दिन है जिसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो इसको समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने क्या कहा था कि यदि मजदूरों की संख्या बढ़ा देते हैं तो कार्य में समय कम लगता है। अब यहाँ पे क्या हो रही है कि मजदूरों के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो दिनों के मान में क्या हो जाएगी हमारे पास प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी वृद्धि। यानी कि जब 5 मजदूरों को उस काम को करने में 10 दिन लग रहे थे तो अकेला मजदूर उनसे अधिक दिन लगाएगा। तो डेफिनेटली इसका 2 आंसर जो बच्चे निकाल देंगे वो तो हो गया गलत।
क्यों? क्योंकि हमें विलोमानुपाती नियम इसी के लिए आवश्यकता है। अब देखिए, अगर हम इसके लिए निकालें तो 5 मज़दूर इसको निकाले हैं तो एक मज़दूर को कितना समय लगेगा, तो ये हम बता देंगे कि एक मज़दूर को 10 दिन इंटू 5 कर देंगे तो 50 दिन अकेले में लग जाएंगे उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हम संख्याओं का गुणा कर देंगे इसको निकालने के लिए, इस बार भाग नहीं देंगे क्योंकि इसके अंदर विपरीत चीज़ हो रही है। क्योंकि कार्य करने में इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अगर हम किसी वाहन की चाल को बढ़ा देते हैं ना तो दूरी में कम समय लगेगा, अगर हम घटा देते हैं तो उसका उल्टा होगा, यानी कि जो क्वेश्चन हम पीछे करके हैं उनका बिल्कुल उल्टा होगा। कुछ एग्जाम्पलों के रूप में इसको आसानी से समझ सकते हैं, चलिए एग्जाम्पलों को देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर 5 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन के अंदर पूरा करते हैं तो हमें बताना है कि 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में कार्य ख़त्म करेंगे। तो इसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, इनकी तुलना करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे है हमारे पास व्यक्तियों की संख्या और यहाँ पे है हमारे पास दिन। ठीक है, अब देखिए 5 व्यक्ति जो है वो 10 दिन में कार्य को पूर्ण करते हैं, यानी कि 5 दिन को उस कार्य को करने में 10 दिन लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि 5 व्यक्तियों को उस कार्य को करने में 25 दिन लगे। यहाँ पे हमारे पास व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई हो गई है 25, तो हमें अब कितने दिन लगेंगे x। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि व्यक्तियों के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास मान बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि दिन के मान में हमारे पास क्या होगी, कमी होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि यहाँ पे हमारे पास मान में क्या होगी, कमी होगी। यहाँ से आप देखिए किस प्रकार से ये बढ़ रहा है कि यहाँ तो व्यक्तियों की संख्या हमारे पास क्या रही है, बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो दिनों का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस प्रकार से इनको अनुपात में लिखते हैं। किस प्रकार से इनको, यानी कि इसको अगर हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x/10। क्यों? क्योंकि ये जो मान है वो कमी हो रही है। और यहाँ पे जो लिख देंगे 5/25। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए इसको हम हल करेंगे, x बराबर हो जाएगा 5/25 गुणा 10 के, क्योंकि यहाँ पे तो व्यक्तियों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ पे वृद्धि हो गई ना, पहले 5 मिलके कर रहे थे, अब हमारे पास 25 लोग करेंगे तो वो कार्य बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। यानी कि दिनों के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कि जो कार्य 5 व्यक्ति मिलके 10 दिन में कर रहे थे उसको तो कम जल्दी कर देंगे। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब इसको काट दीजिए, 5 पे गया, 5 से 5 2 पे गया, यानी कि 2 दिन के अंदर वो व्यक्ति उस कार्य को निपटा देंगे, यानी कि उस कार्य को कंप्लीट ही कर लेंगे बिल्कुल 9 दिनों के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इसको हमने इस प्रकार से किया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक सूत्र का उपयोग करते हैं। इसके अंदर हम किस प्रकार से, इसको दूसरा तरीका भी है, इसको निकाल सकते हैं, या हम दूसरा तरीका कौन सा लगाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 व्यक्ति जो 5 व्यक्ति है एक कार्य को करते हैं, कितने दिन में करते हैं, एक कार्य को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति कितने दिन में कार्य करेगा, एक व्यक्ति कार्य को करेगा, मतलब कार्य को करने के लिए कितने दिन लगाएगा, कार्य करता है, एक कार्य करता है। अब एक व्यक्ति कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा, यानी कि 10 × 5, क्योंकि अधिक दिन ही लगाएगा ना, तो मिलके जो कार्य जल्दी हो रहा है तो वो अकेला आदमी तो बहुत दिन लगा देगा भाई, एक दिन को 50 दिन में लगा देगा। अब देखिए उसी काम को अगर 25 व्यक्ति करें, 25 व्यक्ति एक दिन एक कार्य करते हैं, अब एक कार्य करते हैं यानी कि करते हैं, तो इसका मतलब होगा 50 दिन अगर अकेले को लग रहा है तो 25 मिलके उसमें 2 दिन में निपटा देंगे। इस प्रकार से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। अब अगर हम बात करें, इसके लिए एक सूत्र का उपयोग करते हैं जो कि है MDH और बटे MDH और ये 2 हो गया बटे W2। अब आप समझिए कि हमने प्रत्येक सिंबल जो लिखा है उसमें क्या क्या चीज़ों का जिक्र किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें M की, तो M हो सकता है व्यक्ति हो, या वो हमारे पास आदमी हो, या हमारे पास महिला हो, या व्यक्ति हो, या हमारे पास लड़का हो, लड़की हो, या घोड़े हो, कुछ भी हो सकता है जो कार्य करते हैं। M का मान यानी कि M1 और M2 पहले के लिए है। D का मतलब है दिन,
कि इतने दिन में वो कार्य करते हैं, यानी कि दिन। और W का मतलब क्या है, हमारे पास कार्य है, यानी कि अगर हमारे पास कोई कार्य दे रखा है, सड़क का निर्माण दे रखा है, लंबाई दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, उसका मान हो गया हमारे पास W। तो हमारे पास ये समान कार्य था कि एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, उसी कार्य को कितने दिन में करना है, इस प्रकार से था। और अच का अगर हमारे पास अगर घंटों के रूप में भी दिया गया हो तो भी। अब आप इसको समझिए, ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप इसको समझिए कि हमें यह दे रखा था कि व्यक्तियों की संख्या थी शुरुआत में 5, ठीक है। दिन हमारे पास कितने थे, 10 दिन थे। अगर अच की बात करूं तो नहीं दिया गया है और W समान वर्ग है, यानी कि एक कार्य है वही यहीं पे कार्य है। अब यहाँ पे हमारे पास व्यक्तियों की संख्या हो गई 25 और हमें दिन निकालने थे, D2 का मान निकालना था और वही कार्य है। तो यहाँ से D2 का जो मान है वो हो जाएगा 5 × 10/25 और यहाँ से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, वो क्या है, 2 दिन। तो इस सूत्र की सहायता से आप सभी क्वेश्चनों को, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हो। चलिए एक और एग्जाम्पल के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला नियम है, ये कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि यदि 6 आदमी एक कार्य को 32 दिनों में कर पाते हैं तो हमें बताना है कि 24 आदमी इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम वही चीज़ लिखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास आदमियों की संख्या क्या है, यानी कि आदमी। सबसे पहले देखिए 6 आदमी थे, तब कार्य के दिन कितने लग रहे थे, 32 दिन, 32 दिन लग रहे थे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए यहाँ पे हो गई 24 आदमियों की संख्या, कार्य वही है तो x दिन लगते हैं। अब आप देखिए कि जब संख्या बढ़ चुकी है, किसी कार्य को करने के लिए उनकी संख्या बढ़ चुकी है, तो हमारे पास मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पे संख्या का मान तो हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि संख्या के मान में तो हो रही है वृद्धि, जबकि समय के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि उनको कम काम में लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई काम हमारे पास 6 व्यक्ति उसको 32 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो उसको इनको कम दिन ही लगेंगे 24 आदमियों को, यानी कि यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब देखिए वैसे रेसिडी भी बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 गुना वृद्धि हो रही है तो 4 गुना कमी हो जाएगी। चलिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे, यानी कि 6/24 बराबर किसके होगा, x/32 के। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 6 × 32/24, 6 × 32/24। तो जैसे करेंगे ये 4 पे गया, 4 के पहाड़े से इसको काट दिए, यानी कि 8 दिन आ गए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब ये तो हो गया हमारे पास पहला तरीका। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि 6 आदमी अगर किसी काम को 32 दिन में करते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 32 × 6 कर देंगे। फिर हम 24 आदमियों का निकालेंगे तो उसमें 24 का भाग दे देंगे तो 8 दिन आ जाएगा। अब हमारे पास एक सूत्र था, कौन सा सूत्र था, MDH वाला, यानी कि यहाँ पे M है और D है और यहाँ पे हमारे पास M2 है और D2 है, ठीक है। ये M1 है, M2 है, यानी कि 6 व्यक्ति थे, कितने दिन में, 32 दिन में किसी कार्य को करते थे। यहाँ पे 24 व्यक्ति हो गए और हमें D2 का मान पूछा है, तो डेफिनेटली इस प्रकार से हम D2 का मान निकाल सकते हैं कि 6 × 32/24। तो आसानी से इसका मान 8 दिन आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस रूप से भी आप कर सकते हो, जो आपको उचित लगे उस तरीके से आप कर